हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क LUW। अब ये लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है क्या? हम क्या करते हैं, SAP के अंदर बहुत सारा जो डेटाबेस ऑपरेशन होता है उसको हम बल्क में करते हैं। बल्क का मतलब हो गया कि हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट टास्क में करते हैं। अब सपोज आप एक ट्रांजेक्शन कोड रन करा रहे हो और एक ही ट्रांजेक्शन कोड के अंदर हो सकता है आपका जिसके अंदर आपका डिफरेंट टास्क लगा। और डिफरेंट टास्क का मतलब है कि सपोज जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने जाते हो तो SAP के अंदर क्या होता है कि एक सेल्स ऑर्डर से कनेक्टेड मल्टीपल टास्क होता है। तो SAP क्या करता है, आपको पता नहीं चलता, आप क्या करते हो, डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर स्क्रीन पे एंट्री करते हो। एंट्री करने के बाद आप सेव कर देते हो। पर सेव करने के बाद क्या होता है कि SAP डिफरेंट डेटाबेस टेबल में डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या करता है, छोटा छोटा मल्टीपल टास्क बनाता है और उस टास्क को क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लॉजिकल यूनिट में। लॉजिकल यूनिट का मतलब हो गया कि सपोज फर्स्ट टास्क जिससे कोई की फील्ड रिटर्न हो रहा है जो सेकेंड टास्क को चाहिए, सेकेंड टास्क से जो की फील्ड रिटर्न हो रहा है थर्ड टास्क को चाहिए, थर्ड टास्क से जो की फील्ड रिटर्न हो रहा है वो फोर्थ टास्क को चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, लॉजिकल वे में क्या करता है SAP उस टास्क को शेड्यूल करता है और शेड्यूल करने के बाद क्या करता है, उसको बाद में जब आपका अपडेट प्रोसेस चलता है, अपडेट प्रोसेस आपका ट्रिगर कब होता है कि जब यहाँ पे आप कमिट वर्क लगाते हो। कमिट वर्क के बाद आपका अपडेट एग्जीक्यूट होता है और अपडेट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करता है, एक के बाद सारा टास्क को परफॉर्म करना शुरू करता है। अब यहाँ पे लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया, मल्टीपल टास्क को एक साथ आपने क्लब कर दिया और एक साथ क्लब करके आपने उसको एग्जीक्यूट किया। अब सपोज टास्क नंबर 1 चला, उससे कुछ यूनिक वैल्यू रिटर्न किया, फिर टास्क 2 चला, उससे कुछ यूनिक वैल्यू रिटर्न किया। अब यहाँ पे सपोज टास्क 3 में जब गया और टास्क 3 में कोई भी एरर आ गया तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने टास्क 1 और टास्क 2 से जो यूनिट वैल्यू आपने रिटर्न कराया था वो वैल्यू भी आपका वहाँ पे क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। रोल बैक क्यों हो जाता है कि कोई भी आपका एक प्रोसेस किसी एक चीज़ से रिलेटेड है, अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएट से रिलेटेड है और अगर आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो और सब कुछ जो आपका सारा का सारा जो टास्क है अगर प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा। और अगर आपका डेटाबेस में अगर डेटाबेस का वैल्यू इनकंसिस्टेंट है तो वहाँ पे क्या होगा कि जब कोई भी GUI पे आप स्क्रीन पे कमांड एग्जीक्यूट कराओगे तो वहाँ पे आपका एरर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि SAP क्या करता है, कंसिस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे होता है कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर हमें सेकेंड काम के लिए अगर कोई की चाहिए तो जब तक फर्स्ट टास्क कमिट नहीं होगा और वो हमें की नहीं रिटर्न करेगा तब तक सेकेंड टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हमने सेकेंड टास्क को एग्जीक्यूट किया तो उसका की हम थर्ड को देते हैं। अब सपोज हमारा थर्ड टास्क एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फोर्थ जो हमारा टास्क है उसको जो की चाहिए, मतलब एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए आपके डेटाबेस में, उसको प्रॉपर, मतलब आप बोल सकते हो कि एक रिलेशनशिप में जो डेटा स्टोर करना है आपको डेटाबेस में वो नहीं हो पाएगा आपका यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो लॉजिकल यूनिट वर्क है वो क्या करता है, पूरा का पूरा जो आपका चारों टास्क है जहाँ तक आपका काम हुआ है उसको क्या करेगा, वो रोल बैक कर देगा। मतलब सिंपल सा कहानी है, या तो होगा या नहीं होगा। होगा तब जब डेटा प्रॉपर कंसिस्टेंट होगा, डेटा आपका प्रॉपर करेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा, आपके काम को कमिट करेगा। अगर डेटा प्रॉपर आपका कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा आपका प्रॉपर चेन में नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेगा, कोई भी एक, सपोज आपने 4-5 जो टास्क एक सीक्वेंस में शेड्यूल किया है, कोई एक भी टास्क अगर आपका फेल करेगा वहाँ पे क्या करेगा, वो आपको रोल बैक करेगा। और रोल बैक करने के बाद क्या करेगा, आपको जो आपका पहला जो इनिशियल स्टेज था आपको इनिशियल स्टेज पे भेज देगा। तो यहाँ पे लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क जो है बहुत ज़्यादा, SAP अगर GUI पे आप काम कर रहे हो या SAP का वेब एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हो तो लॉजिकल यूनिट का यूज दोनों जगह आपका होता है। लॉजिकल यूनिट का यूज आपके वेब एप्लीकेशन पे भी होता है और लॉजिकल यूनिट का यूज आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी, जो आपका SAP GUI है वहाँ भी होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम जब भी डेटा को, सपोज अगर कोई भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम टास्क को पूरे के पूरे एक चेन में रखते हैं, जिसको टास्क 1, टास्क 2,
टास्क 3 के साथ हम यहाँ पे असाइन करते हैं। और वो क्या करता है कि जब हमारा यहाँ पे सपोज आपने स्क्रीन से जब डायलॉग यूजर से आपने एग्जिट ले लिया तो बैकग्राउंड में वो टास्क चलता है। बैकग्राउंड से क्या करता है, वो सारा का सारा डेटा कमिट करता है, मतलब आपका डेटा पहले अपडेट करेगा फिर उसको वहाँ पे कमिट करेगा। कभी कभी आप देखते होगे एसएपी के अंदर कि सपोज आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया और आपको सेल्स ऑर्डर नंबर मिल जाता है, या आपने इनवॉइस क्रिएट किया आपको इनवॉइस का नंबर मिल गया, या आपने एफआई डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट किया आपको एफआई का डॉक्यूमेंट मिल गया। बट जब आप उसको उस टाइम में जस्ट आप ओपन करने जाते हो और आपका अगर बैकग्राउंड में कोई टास्क फंसा हुआ है या सपोज वहाँ पे टास्क का क्यू लगा हुआ है, तो आप देखोगे कि आपको ना वो डॉक्यूमेंट कभी कभी इनकंसिस्टेंट दिखाता है। बट आप वही 2 मिनट 3 मिनट के बाद देखोगे तो आपका उस डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा आना, मतलब सारा का सारा स्क्रीन आपका खुलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि अंदर में जो है आपका टास्क चल रहा होता है और क्या कर रहा होता है, वो आपका डेटा अपडेट कर रहा होता है। तो आपका क्या होता है कि सीक्वेंस नंबर मतलब सीरियल नंबर तो आपको सबसे पहले सपोज आपने एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया तो सेल्स ऑर्डर नंबर क्या करता है जीयूआई पे आपको मिल जाता है। बट बैकएंड में उसको जो कमिट करने का काम है, अपडेट करने का काम है, सेव करने का काम है, वो बैकएंड में चल रहा होता है। जब तक आपका पूरा का पूरा डेटा कमिट नहीं होता है तब तक प्रॉपर आपका सेल्स ऑर्डर आपका ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिकल यूनिट का बहुत सारा बेनिफिट है। मैंने क्या बताया आपको, डेटा जो है कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा आपका कंसिस्टेंट होगा। ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी का मतलब है कि सारा का सारा टास्क एक सीक्वेंस में और एक साथ आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज एरर हैंडलिंग है यहाँ पे कि अगर सपोज कहीं भी आपका एरर आ रहा है तो सारा का सारा टास्क आपका वहाँ से रोल बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क के साथ जो फिजिकल यूनिट ऑफ वर्क जो अभी हम क्या करते हैं कि सपोज आपने कोई इंसर्ट कमांड लिखा, प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे कि हमने क्या क्या इंसर्ट लिखा, अपडेट लिखा, डिलीट लिखा और हमने वहाँ पे सीधा कमिट कर दिया या हमने सीधा रोल बैक कर लिया। तो ये हमारा होता है फिजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में डायरेक्ट हम कमिट या रोल बैक पास करते हैं। लॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि हम सेट ऑफ डेटा ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। बहुत सारा डेटा ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साथ एक ग्रुप में करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क जो है हमारा 2 टाइप का होता है। एक हमारा यहाँ पे डेटाबेस पे होता है, एक हमारा एसएपी पे होता है। डेटाबेस वाला जो होता है वो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। इंडिपेंडेंट क्यों है कि वहाँ पे एक टास्क के लिए आप क्या करते हो, एक बार ही आप वहाँ पे कमिट या रोल बैक करते हो। यहाँ पे एसएपी जो वेब प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा होता है ये हमारा बिजनेस प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पे सपोज आपने क्या किया कि जो भी सपोज आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रन कराया, उस ट्रांजैक्शन के अंदर जितना भी टास्क है उस सारा का सारा टास्क आपका एक साथ एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो एसएपी लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस सिनेरियो में देखते हैं कि सपोज अगर आप कोई बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन में जाते हो आप तो वहाँ पे क्या होता है एक टाइप का सीक्वेंस है। सपोज अगर जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हो, आप बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने जा रहे हो, तो बिजनेस पार्टनर में आपने क्या किया कि बहुत सारा आपने सेल्स इन्फो से रिलेटेड डेटा डाल दिया, आपने उसके एड्रेस से रिलेटेड डेटा डाल दिया, आपने उससे जीएसटी से रिलेटेड डेटा डाल दिया, आपने उसके कंपनी कोड से रिलेटेड डेटा डाल दिया, आपने उसके जीएल से रिलेटेड डेटा डाल दिया। बट जब एसएपी के अंदर वो कमिट होने जाता है तो वहाँ पे हर एक सपोज अगर वहाँ पे एड्रेस सेव होना है तो उसके लिए एक टास्क बनेगा, वहाँ पे अगर कस्टमर का डिटेल सेव होना है एक टास्क बनेगा, कस्टमर का कंपनी कोड का डिटेल सेव होना है एक टास्क बनेगा, कस्टमर का अगर सपोज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेव होना है या सेल्स एरिया का डेटा सेव होना है तो उसका एक टास्क बनेगा। सपोज उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पैन है, उसका जीएसटी नंबर है, सीन है, टिन है, तो उसके लिए एक टास्क बनेगा। तो यहाँ पे एसएपी क्या करता है, मल्टीपल टास्क बनाकर उसको सिस्टम के अंदर क्या करता है, यहाँ पे अपडेट करता है। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोई बिजनेस केस देखते हैं। सिंपल सा हम एक बिजनेस केस देख रहे हैं यहाँ पे कि सपोज आप कहीं भी जाते हो, आप यहाँ पे एयरटेल का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो सकता है आप यहाँ पे बहुत सारा आज के डेट में बहुत सारा चीज़ है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, हम यहाँ पे एक सिंपल सा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सपोज आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए गए,
या हो सकता है आप कोई मैगजीन सब्सक्राइब कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहला काम करते हो कि आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन देते हो। तो आप यहाँ पे क्या हो, उस कंपनी के लिए कस्टमर हो, और कस्टमर जो है आप अपना पूरा का पूरा उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और अपना सारा का सारा डिटेल देने के बाद आप क्या करते हो, उसको पेमेंट कर देते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपना डिटेल दे दिया और आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हो सकता है SAP का भी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई हमारा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हो। तो मेन जो है कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, उस बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर जो करेगा उस कस्टमर का जो है मास्टर क्रिएट करेगा कि आपने जो यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिया है, तो आपका सारा डिटेल चेक करेगा, और डिटेल चेक करने के बाद क्या करेगा, आपका मास्टर क्रिएट करेगा। अब आपका उसने क्या किया, मास्टर क्रिएट कर दिया। अब मास्टर क्रिएट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करेगा, तो आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा। अब जब वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने जाएगा, यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होता है। अब वहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के, अब सेल्स ऑर्डर किसके लिए क्रिएट करेगा, तो कस्टमर के लिए क्रिएट करेगा। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए इसे कस्टमर आईडी चाहिए होगा। तो अगर इसको जब तक कस्टमर आईडी नहीं मिलेगा, मतलब जब तक कि आपका कस्टमर का डेटा कमिट नहीं होगा, कस्टमर आईडी जनरेट नहीं होगा, और अगर कस्टमर आईडी जनरेट नहीं होगा तो सेल्स ऑर्डर जो है आपका वहाँ पे एरर लेगा, और एरर लेके वहाँ से क्या करेगा, वो रोल बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स ऑर्डर जो है आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे कस्टमर का आईडी उसको मिला और उसने क्या किया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपका बिल क्रिएट होता है, जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं। अब यहाँ पे जब आपका बिल क्रिएट होगा तो बिल क्रिएट किसके अगेंस्ट में होगा, तो आपके सेल्स ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ पे अगर उसको सेल्स ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, बिल नहीं क्रिएट करेगा, और यहाँ पे एरर आएगा। अगर एरर आएगा तो यहाँ पे रोल बैक आपका क्रिएट सेल्स ऑर्डर भी रोल बैक होगा, क्रिएट कस्टमर भी रोल बैक होगा। यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, सारा प्रोसेस एक चेन के अंदर चला रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा रोल बैक हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया, तो इनवॉइस क्रिएट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमारा अकाउंट का एंट्री जाता है। तो अब अकाउंट की एंट्री किसके अगेंस्ट में जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो इनवॉइस नंबर होगा उसको रिलीज टू अकाउंट करोगे। रिलीज टू अकाउंट करने के बाद वहाँ पे एक अकाउंट का एंट्री आपके सिस्टम में डलेगा। अब ये आपके सिस्टम में यहाँ पे क्या हुआ, एक अकाउंट का एंट्री डल गया। अब अकाउंट की एंट्री डलने के बाद आप क्या करते हो, उस कस्टमर का जो है पेमेंट उसके अकाउंट में आप डालते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कस्टमर का पेमेंट पंच कर दिया। अब आपने यहाँ पे कस्टमर का पेमेंट पंच किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे FI डॉक्यूमेंट नंबर का नीड होगा, क्योंकि बिना आप FI डॉक्यूमेंट नंबर का कस्टमर का पेमेंट किसको पेमेंट करोगे आप, तो उसके लिए आपको FI डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा। अब यहाँ पे FI डॉक्यूमेंट नंबर पे जब आप यहाँ पे पेमेंट क्रिएट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उस कस्टमर को एक इनवॉइस प्लस जो आपने पेमेंट रिसिप्ट है, वो पेमेंट रिसिप्ट आप वहाँ पे क्या करोगे, उस कस्टमर को दोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका आपने सबसे पहले कस्टमर क्रिएट किया। तो कस्टमर क्रिएट किया, ये आपका डेटाबेस का फर्स्ट लॉजिकल ऑफ यूनिट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको पूरे प्रोसेस को एक सीक्वेंस में मैंने रखा है, हो सकता है आप यहाँ पे सबसे पहले अलग कस्टमर क्रिएट कर लेते, फिर आप सेल्स ऑर्डर अलग क्रिएट करते, आप इनवॉइस अलग करते, आप यहाँ पे अकाउंट की एंट्री अलग करते, फिर पेमेंट अलग करते। पर मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, चेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम एक साथ सारा प्रोसेस किसी सिस्टम में चलाते हैं तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो क्रिएट कस्टमर है ये हमारा एक DB लॉजिकल यूनिट है। यहाँ पे जो सेकेंड है हमारा क्रिएट सेल्स ऑर्डर, जो है हमारा सेकेंड DB लॉजिकल यूनिट है। थर्ड हमारा जो यहाँ पे इनवॉइस जो हमारा क्रिएट हो रहा है, ये हमारा थर्ड लॉजिकल यूनिट है। यहाँ पे जो आपका अकाउंट का एंट्री डल रहा है, ये भी आपका कमिट होगा, तो ये आपका फोर्थ लॉजिकल यूनिट है। और यहाँ पे जो आप पेमेंट पंच कर रहे हो, ये आपका फिफ्थ लॉजिकल यूनिट है। अब यहाँ पे कितना डेटाबेस लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क जनरेट हुआ आपका, तो 5 जनरेट हुआ।
अब ये 5 जो है आपका सिंगल जो जनरेट हो रहा है, इस सिंगल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेटाबेस लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। बट यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो कि सारे के सारे इस सारे टास्क को आपने क्या किया, एक जगह इसको ग्रुप कर दिया कि आप चाहते हो कि हम एक ही ग्रुप में सारा का सारा टास्क, हमारे पास पेमेंट भी आ गया, हमारे पास कस्टमर का डिटेल भी है, हम सॉफ्टवेयर को दे और फाइनल हमें जो इनवॉइस डिटेल और पेमेंट रिसिप्ट मिल जाए, या हमें नहीं मिले डायरेक्ट कस्टमर को मेल हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सारे टास्क को एक साथ आपने ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे SAP में ऐसे हम क्रिएट कस्टमर, क्रिएट सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस, अकाउंट एंट्री, पेमेंट हम सेपरेट ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमर ही क्रिएट करने जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारा स्क्रीन होता है, एक ही के अंदर बहुत सारा आपका DB/LUB चल रहा होता है, मतलब डेटाबेस लॉजिकल यूनिट चल रहा होता है। तो यहाँ पे एक एक यूनिट ही खुद एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर मैंने आपको यहाँ पे पूरे के पूरे केस में, बिजनेस केस में समझाया है कि बिजनेस केस में होता कैसे है। अब यहाँ पे जितना आपने यहाँ पे 5 यहाँ पे डेटाबेस का लॉजिकल यूनिट क्रिएट किया, अब इस सारा लॉजिकल यूनिट को आप क्या करोगे, 1 to 5 आप एक टास्क में अगर ग्रुप कर दोगे, तो टास्क में ग्रुप होने के बाद ये आपका जब एक साथ सेव होने जाएगा, इसको हम बोलते हैं SAP/LUB, मतलब SAP लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे सपोज आपका अगर एक भी टास्क फेल होगा तो क्या होगा, सारा का सारा टास्क यहाँ से ऑटोमेटिक रोल बैक हो जाएगा और इनिशियल स्टेज में पहुँच जाएगा, जहाँ पे आपने कस्टमर से उसका डिटेल और पेमेंट लिया है। सिस्टम के अंदर इसका कोई एंट्री नहीं मिलेगा। अब क्या है कि जब आपको इस टाइप का टास्क एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि लॉजिकल यूनिट का यूज करते हो। कि सपोज अगर क्या हुआ कि आपका कस्टमर क्रिएट हो गया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया, उसके बाद आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जब आप सेकेंड टाइम फिर से कस्टमर का डिटेल सिस्टम को देने जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट आपका कस्टमर बन जाएगा। अगर आप सपोज आपका प्रोसेस नहीं चला, तो आपको क्या करना होगा, थर्ड प्रोसेस के लिए फिर कस्टमर ढूंढना पड़ेगा और आगे उस कस्टमर ID को आपको देना होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैनुअल वर्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर एक भी यहाँ पे स्टेप फेल हो, एक भी टास्क फेल हो, तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे टास्क को हम रोल बैक कर देते हैं, फिर से न्यू से हमारा जो है यहाँ पे काम स्टार्ट होता है। कि फिर क्रिएट कस्टमर से स्टार्ट होगा, फिर सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर आपका इनवॉइस क्रिएट होगा, अकाउंट एंट्री क्रिएट होगा, पेमेंट जाएगा, फिर वहाँ पे मेल ट्रिगर होगा। तो ये पूरा का पूरा इस टाइप से प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर आपको लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क समझना है, तो आपका लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क यही है कि मल्टीपल टास्क को आप एक साथ ग्रुप कर देते हो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताया है कि 1 SAP लॉजिकल यूनिट इक्वल टू मल्टीपल डेटाबेस लॉजिकल यूनिट। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो कॉन्सेप्ट और होता है, एक हमारा होता है इम्प्लिसिट, एक हमारा होता है एक्सप्लिसिट। इसमें बिल्कुल सिंपल है, जो SAP आपके किसी भी ऑपरेशंस को कमिट कर रही है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टी कोड मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है, VA01 सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का, MM01 मटेरियल मास्टर क्रिएट करने का, यहाँ पे मैंने आपको FV60 दिया है वेंडर इनवॉइस क्रिएट करने का। अब यहाँ पे सपोज आप इस ट्रांजैक्शन कोड को रन करा रहे हो, तो ये क्या है, SAP स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर स्टैंडर्ड फंक्शंस मॉड्यूल लगे हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशंस लगा हुआ है। वो आपका क्या होता है कि जब आप सेव करते हो, आपको एक नंबर दे देता है, बैकएंड में जाता है और आपका वो सारा का सारा टास्क अपडेट करता है। अपडेट करने के बाद वहाँ से जो है उसको कमिट करता है। अगर कमिट हो गया तो वहाँ पे होगा कि आप जब भी कस्टमर या जो भी ट्रांजेक्शन आपने रन कराया वो ऑर्डर आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर कहीं भी कोई एरर या कुछ भी इशू आता है तो वहाँ से क्या करेगा, सारे को रोल बैक कर देगा। बट इस सारा का सारा जो कमिट का काम होता है, रोल बैक का काम होता है, ये SAP स्टैंडर्ड करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लिसिट में होता है कि ये आपका डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपर हो तो ये आपका काम होगा कि आप यहाँ पे अगर कोई भी अपडेट इंसर्ट कर रहे हो, कमिट वर्क लगाओगे। अगर सपोज वहाँ पे प्रॉपर कमिट नहीं हो रहा है तो आप रोल बैक लगाओगे। अगर आप कोई फंक्शन को अपडेट टास्क में अपडेट कर, मतलब अपडेट मोड में आप फंक्शन मॉड्यूल चला रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे उसको कमिट करोगे। यहाँ पे अगर सब रूटीन ऑन कमिट लगाया है आपने, यहाँ पे कमेंट मैंने कर दिया कमिट लगाया है,
तो आप इसको भी कमिट आप खुद से करोगे। अब यहाँ पे हमारा इसमें एक और होता है सेट अपडेट टास्क लोकल। अब यहाँ पे जो हमारा जो अपडेट टास्क लोकल और ग्लोबल होता क्या है, लोकल का सिंपल सा मीनिंग है कि आप यहाँ पे जो डायलॉग यूजर हो, आपने क्या किया, SAP से लॉगिन किया और यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप का ट्रांजैक्शन कोड रन करा रहे हो, मल्टीपल टाइप का काम कर रहे हो। तो आप एक डायलॉग यूजर हो और आपका जो सेशन है और आपका जो डायलॉग है उसी डायलॉग में सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा है। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, जब एक टास्क बना के अलग से एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पे जब आप लॉजिकल यूनिट में काम करते हो तो आप क्या करते हो, एक अपडेट टास्क बना देते हो। वो आपके डायलॉग पे आपका लोड नहीं होता है, वो लोड आपका चला जाता है आपके अपडेट मोड में। और जब वो लोड आपके अपडेट मोड में चला जाएगा वो टास्क आपका बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है। तो आपका जो GUI, तो आपका जो फ्रंट एंड सर्विस है, आपके फ्रंट एंड में ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपडेट टास्क करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जिसमें टाइम लगने वाला हमारा जो जॉब है उसको हम क्या करते हैं, अपडेट मोड में दे देते हैं। बाकी जो हमारा काम जो हमें डिस्प्ले करना है, हमें प्रिंट करना है, हमें कोई स्क्रीन पे काम करना है, तो उसको हम यहाँ पे डायलॉग वाले टाइप में रखते हैं। तो उसको हम यहाँ पे डायलॉग पे रखते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसको हम क्या करते हैं, बैकएंड में दे देते हैं कि अपडेट हमारा बैकएंड से करके और वहाँ से वो कमिट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा सेट अपडेट टास्क लोकल का भी यूज कर सकते हो। सेम आप उसी फंक्शन मॉड्यूल के साथ कर सकते हो। और ये क्या करेगा, आपका सेम जो सेशन होगा, इंटरनल सेशन जो होगा आपके डायलॉग का, उसी पे उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। इसके साथ हमारा यहाँ पे रैप रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर भी इसका यूज होता है। बट रैप के अंदर हमारा इसका यूज कमिट एंटिटीज एंड रोल बैक एंटिटीज के रूप में होता है। तो यहाँ पे जब रैप के बारे में हम प्लेलिस्ट डालेंगे तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, रैप के बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हमने नहीं डाला है। यहाँ पे बस आपको बताया है कि रैप के अंदर ये यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने SAP एडिटर पे और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम SAP में इसका यूज कैसे करेंगे। अब इसका यूज देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम AC11 में चलते हैं, सॉरी ACE11 AC11 किया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं और दोनों डेटाबेस टेबल में हम क्या करेंगे, इंसर्ट लगाएंगे, फिर हम वहाँ पे अपडेट टास्क भी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट टेबल में ले लेता हूँ Y प्रोडक्ट, इसका नाम हम डाल देते हैं HDR हेडर। इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम डाल देते हैं प्रोडक्ट हेडर। यहाँ पे हम इसका टाइप A ले लेते हैं और यहाँ पे विथ रिस्ट्रिक्शन रहेगा। यहाँ पे हम फील्ड क्या क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ID ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा Y प्रोडक्ट ID बना हुआ है, एक बार एंटर करके देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट ID नहीं बना, हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम इसको लोकल ऑब्जेक्ट में ही अभी सेव करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे हम प्रीडिफाइन ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, प्रोडक्ट ID। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा टाइप हम क्या ले लेते हैं, num_c ले लेते हैं। लेंथ इसका हम 10 करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, सब में इसी को पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रीडिफाइंड टाइप ले रहे हैं। यहाँ पे कैर,
यहाँ पे इसका लेंथ 40 करते हैं। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर दिया हमने। इसको अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप है, टेक्निकल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम डेटा क्लास और यहाँ पे साइज कैटेगरी देंगे। नीचे हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, सेव करते हैं, बैक करते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पे इन्हेंसमेंट कैटेगरी। हमारा कहाँ गया, इन्हेंसमेंट कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ से इसको सेकेंड ऑप्शन कैन बी एनहेंस्ड न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन टेबल नहीं है हमारा, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा ये टेबल एक्टिवेटेड हो गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हेडर के जगह हम इसको क्या करेंगे, बस यहाँ पे आइटम कर देते हैं। इसको अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हेडर के जगह यहाँ पे आइटम कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं रो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, प्रीडिफाइंड टाइप यूज कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, हम यहाँ पे डालेंगे QUAN हमारा क्वांटिटी का होता है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कैरेक्टर का रखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका प्राइस ले रहे हैं। प्राइस को हम क्या करते हैं, डेटा एलिमेंट लेते हैं हम अपना DMBTR टाइप का। यहाँ पे अमाउंट हमारा लोकल करेंसी में स्टोर होता है। हम इसको सेव करते हैं एक बार। क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं बनाना है, टेक्निकल सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग हम सेम रखते हैं, सेव करके बैक करते हैं। एक्स्ट्रा में इसका एनहेंसमेंट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्टेड है। पहले हमने उसी टेबल को कॉपी किया था, इसीलिए सारा सेटिंग हमारा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आपको करेंसी में यहाँ पे करेंसी का फील्ड डालना है। यहाँ पे VVRK में हमारा MEI मीन्स होता है ना, शायद यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर के लिए। और BVRP में नहीं होगा तो हम टेबल में चल के एक बार चेक कर लेंगे। WAERS होता है शायद करेंसी का। एक बार हम सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, सेव कर देते हैं इसका। यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा ये दोनों फील्ड बता रहा है कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। हम एक काम करते हैं, VVRK में चलते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं करेंसी, यहाँ पे WARK है। हम इसको कॉपी करते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे नहीं, ये तो हमने यहाँ पे इसका लिया है, VVRK का करेंसी लिया है। तब यहाँ पे हो सकता है VVRP में हमारा लाइन आइटम में यूनिट ऑफ मेजर हो। हम सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे है, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। टेबल यहाँ से हमारा एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 टेबल बन गया। एक हमारा प्रोडक्ट हेडर है, एक हमारा प्रोडक्ट आइटम है। अब यहाँ से हम बैक करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं AC38 पे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का है टेस्ट प्रोग्राम। हम इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे ls प्रोडक्ट हेडर टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। हमने क्या बनाया था, HDR बनाया था इसका। और एक हमने आइटम टेबल बनाया था ls प्रोडक्ट आइटम टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर बना लिया।
अब हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार इस टेबल में चल के डेटा ले लेते हैं, कौन कौन सा फील्ड है हमारा यहाँ पे। हम यहाँ कंट्रोल वाई करके इस दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं 1 4 टाइम 01। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं लैपटॉप 1। यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे इसको हम टर्मिनेट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिस हेडर में यहाँ पे हमारा 2 लाइन आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट लगाएंगे। इंसर्ट हमारा ऊपर कौन सा टेबल है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने पेस्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम लगाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम टेबल लेकर आते हैं। टेबल यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई करोगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट किया, इसके अंदर एलिस प्रोडक्ट हेडर का वैल्यू किया हमने यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। सेम हम क्या करेंगे, आइटम के लिए भी करेंगे। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। हम आइटम के अंदर से फील्ड ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस ले लेते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम आइटम में भी सेम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रखेंगे, तभी हमारा दोनों जो है सेम यहाँ पे कंसिस्टेंसी होगा। हम इसको, सॉरी, यहाँ पे हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 डालते हैं, और यहाँ पे प्राइस में हम क्या करते हैं, 30,000 डाल रहे हैं, और इसको यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया है। हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, और यहाँ पे हम इसमें अपडेट करने वाले हैं, अपडेट नहीं, इंसर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट का कमांड लगा दिया। अब यहाँ पे आप सेव कर रहे हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा, फर्स्ट हम यहाँ पे केस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है फिजिकल यूनिट ऑफ वर्क है कि हम सिंपल यहाँ पे कैसे यहाँ पे अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इफ sy सवर्षी इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमिट वर्क करते हैं। अगर नहीं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रोल बैक कर देते हैं, एल्स रोल बैक वर्क इंडिफ कर देते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कमिट वर्क के साथ यहाँ पे राइट करते हैं, डेटा सेव, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे रोल बैक के साथ हम यहाँ पे कर देते हैं राइट, डेटा नॉट सेव्ड। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक किया कि अगर डेटा इसमें प्रॉपर जा रहा है दोनों में, तो हम यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से रोल बैक कर रहे हैं। सिंपल सा सिनेरियो है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, डेटा यहाँ पे सेव का मैसेज आया। जब आप यहाँ पे टेबल में जाओगे, मैं यहाँ से एक न्यू सेशन लेता हूँ, SC
16 इन करता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इस प्रोडक्ट आइटम टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड आ रहा है जो अभी हमने वहाँ से भेजा है। यहाँ पे अगर हम हेडर में जा रहे हैं तो हमारा हेडर में भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल मतलब सिंगल यहाँ पे रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब हमारा जो अपडेट टास्क होता है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे अगर ग्रुप करना है तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शन मॉड्यूल को ग्रुप करते हैं या हम मल्टीपल सब रूटीन को ग्रुप करते हैं। अब सब रूटीन को ग्रुप करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये सिंपल सा इंसर्ट है यहाँ पे जिसको हम कमिट कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब रूटीन हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म, यहाँ पे हम फॉर्म में नाम दे देते हैं इसका इंसर्ट। हम इसको क्या करते हैं, एंड फॉर्म से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट का कमांड है, हमारा इंसर्ट का कमांड कहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट HDR कर देते हैं और नीचे एक और बना देते हैं हम यहाँ पे, इसी को कॉपी करके, इससे ज़्यादा हमारा क्लियर होगा। यहाँ पे आइटम का हम कर देते हैं, दो सब रूटीन हमने बना दिया। यहाँ पे दो सब रूटीन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ऊपर वाला जो लाइन है हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं सिंपल इंसर्ट को। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को कॉपी करेंगे इस लाइन को और नीचे आइटम में पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका दो सब रूटीन बन गया, एक आपका यहाँ पे इंसर्ट हेडर और एक इंसर्ट आइटम का बन गया। अब यहाँ पे आप इसको कॉल कैसे करोगे, यहाँ पे दो आपने बना लिया, ऊपर में कुछ है नहीं है, ये है हमारा सब रूटीन इंसर्ट विथ सब रूटीन। अब यहाँ पे आप स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन करोगे, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे आप फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाओगे तो कैसे आप स्क्रीन सीक्वेंस का यूज करोगे और क्या इसका यूज होता है, मैंने सब कुछ बता रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे परफॉर्म, कौन सा है, इंसर्ट हेडर, हमने यहाँ पे फर्स्ट इंसर्ट हेडर को यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। और परफॉर्म करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट को परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा फर्स्ट इंसर्ट यहाँ पे कॉल होगा, वो क्या करेगा, इस वाले टेबल में जो हमारा ऊपर हेडर टेबल है इसमें डेटा इंसर्ट करने जाएगा। अब जब डेटा इंसर्ट करने जाएगा तो हमें क्या करना है कि हेडर और आइटम को दोनों को लॉजिकल यूनिट बनाना है। तो यहाँ पे लॉजिकल यूनिट एसएपी में आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे वेट अप टू 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का हमने यहाँ पे वेट करा दिया। यहाँ पे सिंपल सा कमांड है तो 1 सेकेंड काफ़ी है इसके लिए, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इसको। अब यहाँ पे नीचे आप क्या करोगे, सेकेंड वाले को परफॉर्म करोगे, परफॉर्म आपका सेकेंड क्या, इंसर्ट आइटम। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पहले हेडर परफॉर्म करेगा, फिर हमारा इंसर्ट आइटम परफॉर्म करेगा और नीचे आप यहाँ पे लास्ट में क्या करोगे, कमिट वर्क लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या आप कर रहे हो कि यहाँ पे सारे टास्क को, क्योंकि जब भी आप कमिट करोगे अपने लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में तो सबसे लास्ट में आप उस टास्क को कमिट करोगे, क्योंकि जब तक आपका सारा स्टेप
क्लियर नहीं होगा, मतलब सारा टास्क आपका प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक आप उसमें कमिट वर्क नहीं लगाते हो। आप कमिट वर्क, क्योंकि यही यहाँ पे डेवलपर या प्रोग्रामर जो भी आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हो अब ऐप के अंदर, तो सबसे बड़ा मतलब आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि आपको कमिट लगाना कहाँ पे है, कि जितना भी आपका इंसर्ट है, आपका यहाँ पे अपडेट टास्क है, सारा टास्क यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 आप यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कमिट वर्क लगाओ। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं इस टेबल के अंदर, तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है। इंसर्ट क्यों नहीं हुआ हमारा यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था इस पे कि 1 जो हमने की फील्ड लिया है, की फील्ड से डेटा पहले से हमारा उसके अंदर है, तो हम इसको 2 करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 20,000 करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं और यहाँ पे जो आपका परफॉर्म है, इस परफॉर्म में आप क्या करोगे, लगाओगे ऑन कमिट। मैंने आपको बताया था कि आप जो नीचे वाला दोनों टास्क तब भी आपका लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में आएगा जब आपका यहाँ पे दोनों ऑन कमिट होगा। मतलब ये आपका टास्क कब चलेगा, अब यहाँ पे सपोज आपने बहुत सारा यहाँ पे आपने इंसर्ट हेडर, इंसर्ट आइटम 1 2 3 4 दे दिया, बट यहाँ पे आपका ये सारा का सारा टास्क ये बफर में चला जाएगा। ये इवेंट ट्रिगर कब होगा, तो इवेंट ट्रिगर होगा जब आपका कमिट वर्क कॉल होगा, तब कमिट वर्क कॉल पे आपका ये सारा का सारा यहाँ पे सब रूटीन आपका कॉल होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, नीचे हमने कोई मैसेज नहीं दिया था। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे हेडर में जाते हो तो यहाँ पे देख रहे हो एक वैल्यू इंसर्ट हो गया और यहाँ पे आइटम में जाओगे तो आइटम के अंदर भी आपका एक वैल्यू इंसर्टेड मिलेगा। अब यहाँ पे हम अपने एडिटर पे आते हैं और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कैसे आप सब रूटीन को यहाँ पे लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में आप डालोगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप इसको लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में कैसे डालोगे। अब ये काम कैसे करता है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा यहाँ पे कोड है, इसको मैं यहाँ पे एक बार अनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 3 करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे 3 करता हूँ। कोई भी चेंजेस मैंने अभी नहीं किया। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा, इसको भी नीचे में एक बार चेंज कर देता हूँ। इसको हम यहाँ पे 4 कर देते हैं और नीचे भी इसका प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ सबवर्शिप पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, फिर नीचे हम अपना यहाँ पे हमने कमिट वर्क जो लिया है हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी तक हमारा एक भी कमिट नहीं चला है। अभी आप अगर डेटाबेस में जाओगे तो कोई भी रिकॉर्ड आपका यहाँ पे इंसर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कर्सर कहाँ पे रोका है, तो मैंने कर्सर अपना कमिट वर्क से पहले रोका है। बट जब आप डेटाबेस में जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 3rd रिकॉर्ड मिल रहा है, हमने कमिट नहीं किया है, 3rd रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में है। यहाँ पे आप बैक करो, ऐसे रोल बैक करने पे डेटा यहाँ से हट जाता है, चला जाता है, बट यहाँ पे आपका ये बफर करके नहीं रखता, डायरेक्ट डेटाबेस को देता है। यहाँ पे देख रहे हो आपका हेडर में भी डेटाबेस में है। अब यहाँ से एक कमिट होगा, अब कमिट होगा तो ऑब्वियस है कि डेटा आपका यहाँ पे तभी सेव होगा। अब यहाँ से कमिट गया, डेटा सेव यहाँ पे आया, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इफेक्ट करता हूँ। अब हमारा यहाँ पे जाकर कर्सर होल्ड हो गया कमिट वर्क पे।
अब हम चलते हैं अपने टेबल में, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आपका हेडर टेबल में अभी डेटा नहीं आया है। मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे हमारा ग्रुप बन जाता है, तो जब तक कमिट आपका वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपके टेबल के अंदर डेटा वो नहीं डालेगा। आप यहाँ पे आइटम में आओ, आइटम को भी आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी आपका 3 पड़ा है। जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस कमिट को यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया हमारा डिबग वाला स्क्रीन, यहाँ से हम जैसे इसको इफेक्ट करूँगा यहाँ पे क्या होगा, डेटा, अब आपका डेटा यहाँ पे कमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 आ गया, आपका हेडर में भी जाओगे वहाँ पे आपका 4 आ गया होगा। यहाँ पे आपका 4 रिकॉर्ड आ रहा है। मतलब सिंपल सा है कि ये क्या करता है कि ऑन कमिटेड लॉजिकल, मतलब सपोज आपके पास 4, 5 अगर आपके पास, यहाँ से हमने बाहर किया था, ये अभी भी स्क्रीन क्यों दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे ये स्क्रीन है इसलिए बैक करूँगा तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 5, 7 मतलब जितना भी आपके पास सब रूटीन है, सारे सब रूटीन को आप चाहते हो कि हम यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दे, एक चेन बना दे और चेन बना के हम उसको एग्जीक्यूट कराएं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको ऑन कमिट करते हो, इस सब के सब एक साथ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जब ये सारा का सारा, सपोज यहाँ पे 5, 6 अगर आप सब रूटीन ले रहे हो तो कमिट या रोल बैक सब लास्ट में लगाओगे आप, कि ऊपर से वो चेक करते जाएगा। अगर सपोज कहीं भी इसमें किसी भी एक सब रूटीन में एरर होगा तो आपको सब आरसी का वैल्यू वहाँ पे आपको 4 मिलेगा, वहाँ पे आप रोल बैक करोगे, वहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि टेबल तक डेटा ऐसे भी नहीं जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला जो हमारा कंडीशन था, ऊपर वाले कंडीशन में हमें यहाँ पे रोल बैक करके वहाँ से डाटा, ये हमारा डेटा बफर में नहीं होता, ये डेटा एक एक करके हमारा टेबल में इंसर्ट होता चला जाता है। तो कभी कभी होता है कि टेबल में आपका कहीं भी इनकंसिस्टेंसी आता है, तो आपका डेटा कभी कभी टेबल में, अगर सपोज आपका कोई और प्रोसेस बीच में कमिट हो गया तो ये डेटा आपका कमिट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप में रखते हैं। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे हम सब रूटीन के साथ यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क का यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कमेंटेड करता हूँ, ये हमारा यहाँ पे कमेंटेड हो गया। अब यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पे थर्ड देखते हैं फंक्शन मॉड्यूल के साथ। इसमें हमारा होता है इन अपडेट टास्क। इस पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसमें से कुछ टेबल्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यू स्क्रीन पे, हमारा कोई न्यू सेशन ओपन है, इसमें क्या है और इसमें क्या है, टेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और ओपन कर लेते हैं फंक्शन मॉड्यूल। अभी मैंने ऐसे आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बताया नहीं है ना, आपको सब रूटीन के बारे में बताया ना, मैंने फंक्शन मॉड्यूल के बारे में सारा मैं डिटेल में, अभी मेरा सारा प्लेलिस्ट अभी है सीक्वेंस में, मैं धीरे धीरे सारा आपको बताऊंगा। मैं अभी क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं। फंक्शन मॉड्यूल में हमें एक फंक्शन ग्रुप का नीड पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया, यूटिलिटी में गो टू, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे आप देखोगे गो टू में फंक्शन ग्रुप, इसके अंदर क्रिएट फंक्शन ग्रुप का ऑप्शन होता है। हम एक फंक्शन ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, वाई लॉजिकल LUW टेस्ट। इस फंक्शन ग्रुप का नाम हम डाल देते हैं LUW लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क टेस्टिंग। हम इसको यहाँ से सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मॉड्यूल लेते हैं YFM फंक्शन मॉड्यूल प्रोडक्ट HDR कर देते हैं हेडर के लिए, इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप हमने क्या लिया था, YLU टेस्ट ले लेते हैं। इस फंक्शन मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं, अपडेट हेडर
हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं अभी आपको डिटेल में कुछ नहीं बता रहा, मैं अभी आपको डिटेल में जब फंक्शन मॉड्यूल का प्रॉपर बताऊंगा, वीडियो डालूंगा प्लेलिस्ट में, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे आप इस टाइप के लिए क्रिएट करोगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट में चलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल का ऑप्शन होता है, RFC का ऑप्शन होता है और अपडेट का होता है। स्टार्ट इमीडिएट में क्या होता है, उसी टाइम आपका एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट डिले रखते हैं। अब यहाँ पे सेव करते हैं। सेकेंड हमारा इंपोर्ट पैरामीटर है, हम यहाँ पे लेते हैं इसके अंदर पैरामीटर है तो P कर देते हैं, PHEADR हेडर। किस टाइप का होगा, हमारा हेडर टेबल है, कहाँ गया हेडर टेबल हमारा, इस हेडर टेबल टाइप का होगा। हम यहाँ पे इसमें पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं सोर्स कोड में। यहाँ पे सिंपल सा जो यहाँ पे हमारा इंसर्ट कहाँ गया, हेडर इंसर्ट जो है, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन मॉड्यूल में एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल के अंदर कभी भी हम यहाँ पे कमिट नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर आप कमिट लगा दोगे, किसी भी फंक्शन मॉड्यूल में आप कमिट लगा दोगे तो वहीं से आपका सारा टास्क कमिट हो जाएगा। तो फिर आपका अगर टास्क फेल भी करेगा तो कुछ आधा पार्ट आपका सेव हो जाएगा। तो कभी भी आप फंक्शन मॉड्यूल में जो अपडेट के लिए बना रहे हो, यहाँ पे अगर आप बना रहे हो कोई ऐसे स्टैंड अलोन, मतलब सिंगल आप अपना सेपरेटेड फंक्शन मॉड्यूल बना रहे हो, उसके अंदर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी डालो। बट यहाँ पे अगर इस टाइप का जिसको आपको एज ए टास्क में, मतलब लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क के साथ रन कराना है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर कभी भी कमिट वर्क नहीं करना है इसके अंदर जो है। इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या लिया था, P हेडर लिया था, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सोर्स कोड में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बार इसमें चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। रेफरेंस पैरामीटर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि इंपोर्ट में यहाँ पे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट ले रहे हो, यहाँ पे एट्रीब्यूट में इसका टाइप अपडेट मोड ले रहे हो, तो अपडेट मॉड्यूल में क्या होगा आपका, यहाँ पे पास बाय वैल्यू लेता है, रेफरेंस नहीं लेता। मैं इसको एक बार एक्टिवेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला, एक्टिवेशन, अच्छा यहाँ पे ACAT में जाकर इसको एक बार पहले फंक्शन ग्रुप हमारा बन तो गया था, वो फंक्शन ग्रुप हमारा वहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो ACAT जो हमारा वेब डेवलपमेंट का वर्क बेंच है, यहाँ पे इसमें जाकर आप फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करोगे। ऊपर जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप YLUW क्या था, यही था शायद हमारा, हाँ टेस्ट है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, मास्टर प्रोग्राम आता है हमारा यहाँ पे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। क्या बोल रहा है, अच्छा वहाँ पे अभी हमने उसको एडिट मोड में रखा है। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसको नॉन एडिटेबल करते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, इसको फिर से हम यहाँ ओके करते हैं नीचे। अभी एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे हमारा ये एक्टिवेटेड हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं अपने इस पे। हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मॉड्यूल बना लिया, इसको हमने अपडेट और स्टार्ट डिले रखा है। इसको हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसका नाम बस चेंज करके नीचे आइटम कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आइटम में हम इंसर्ट कर रहे हैं नीचे ये वाला लाइन कॉपी कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट पैरामीटर भी चेंज करना होगा, हमें उस टेबल का रेफरेंस देना होगा जो हमारा आइटम टेबल है। यहाँ पे ये हमारा ACAT का स्क्रीन है, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से अभी इसको बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आइटम का रेफरेंस देते हैं और यहाँ पे इसको हेडर के जगह हम
आइटम करते हैं, इस पैरामीटर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेव करोगे तो आपको रीनेम करने के लिए बोलेगा क्योंकि पहले ये एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आइटम करते हैं, यहाँ पे सेव है हमारा। सोर्स कोड में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और कुछ हमें चेंज नहीं करना, सब कुछ हमारा सेम जो सेटिंग है वही सेटिंग रहेगा। अब यहाँ पे दो, एक आइटम और एक हेडर, दो फंक्शन मॉड्यूल बन गया। इसका भी एट्रीब्यूट वही होगा क्योंकि हमने कॉपी किया था, तो सेम होगा। यहाँ पे एक्टिवेटेड है, हम बैक कर लेते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे आते हैं वेब प्रोग्राम पे। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा करना है। हमने यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन भी बंद कर दिया था। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं क्योंकि स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन हमें नीचे चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में आप क्या करोगे, फंक्शन मॉड्यूल में सबसे पहले पैटर्न जो है, पैटर्न में हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर डालते हैं, HDR हेडर। यहाँ से हम ओके करते हैं, हेडर आ गया। अब ये बोल रहा है कि आप हेडर का वैल्यू डालो। हमने यहाँ पे क्या किया था, हेडर का वैल्यू ऊपर में बनाया था। ये जो दो हमारा फील्ड है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अपडेट टास्क के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नीचे आते हैं, हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंटेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 4 है, हम इसको 5 कर देते हैं। और इस फंक्शन मॉड्यूल में हम सिंपल सा इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे पास कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, आइटम को भी ऊपर से इसको भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसका भी नीड, जब हम आइटम वाले FM को कॉल करेंगे तो इसका नीड पड़ेगा हमें। यहाँ पे इसको भी हम 5 करते हैं। यहाँ पे हम 5 और इसको 60,000 कर देते हैं। और नीचे हम चलते हैं, इसमें आइटम वाले FM को कॉल करेंगे। ये आइटम वाले FM को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके हेडर के जगह इसको आइटम करते हैं। यहाँ से हम ओके करते हैं। ये फंक्शन मॉड्यूल भी हमारा कॉल हो गया। यहाँ पे हमें बस ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पास कर देना है। अब ये जो आपका जो अपडेट मोड वाला जो फंक्शन मॉड्यूल कॉल हुआ, ये आपका सिंपल जैसे हम फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करते हैं वैसे आपका कॉल हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल एक्सपोर्टिंग से ऊपर जो है फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे आप करोगे इन अपडेट टास्क। यहाँ भी आप क्या करोगे, इन अपडेट टास्क, दोनों जगह, क्योंकि जब तक इन अपडेट टास्क नहीं होगा ये आपका LU में, मतलब आपका ये सीक्वेंस में नहीं जाएगा, ये टास्क नहीं क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, इन अपडेट टास्क करना है कि सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वाला टास्क चले, फिर सेकेंड, मतलब सारे टास्क में होगा। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। जो सबसे पहले कॉल हो रहा है टास्क नंबर 1 है, जो सेकेंड में कॉल हो रहा है टास्क नंबर 2 है, जो उसके नीचे कॉल होगा टास्क नंबर 3 होगा, टास्क नंबर 4 होगा, टास्क नंबर यहाँ पे 5 होगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे एक कॉल होगा। मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, और लास्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमिट वर्क कर देंगे। बस सिंपल है यहाँ पे कि आप इसमें कमिट वर्क कर दोगे। मैंने ऊपर क्या बताया था कि आपका सेम डायलॉग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस स्क्रीन को एक नया सेशन ले लिया। अब यहाँ पे एक टी कोड होता है ASM50 में जब जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डायलॉग है, DIA जो है इसको हम बोलते हैं इसका टाइप डायलॉग, मतलब यूजर जो हमारा डायलॉग पे मतलब स्क्रीन पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो आप UPD देख रहे हो यहाँ पे अपडेट, ये हमारा बैकग्राउंड में, अगर सपोज BTC है, कोई बैकग्राउंड टास्क चल रहा है, अपडेट हमारा कोई अपडेट का टास्क चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये UPD होता है। अब सिंपल सा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, बट यहाँ पे अगर अपडेट टास्क हमारा लेता है,
हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं 5 के लिए। हमने यहाँ पे कमिट वर्क पे रोका है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम का डिबगिंग का बन रहा है, बट यहाँ पे ऑन होल्ड है हमारा यहाँ पे डिबगिंग। यहाँ पे हमारा नीचे आते हैं, हमारा कोई अपडेट का बन रहा है, अपडेट 2 हमारा नीचे एक बन रहा था कि यहाँ पे अपडेट 2 बन रहा है। बट हमारा ये प्रोग्राम जो है यहाँ से जब भी हम एक काम करते हैं वहाँ पे हम, क्योंकि इतना छोटा सा हमारा अपडेट है कि इतने सेकेंड में निकलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हमने डिले डाला था, कहीं डिले हमारा काम कर जाए। यहाँ पे आके हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, हमें पकड़ में आया, ये लगता है निकल गया हमारा अपडेट जो है। यहाँ से टेबल में जाकर देखते हैं कि डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, वहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट हो गया, क्योंकि बहुत छोटा सा था। अगर लंबा आपका बहुत सारा रिकॉर्ड अगर आपका इंसर्ट हो रहा होता तो आपको पता चल जाता वहाँ पे। तो SM59 में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे, सपोज मैं क्या करता हूँ 6 पे, क्योंकि ये डेटा हमारा इतना शॉर्ट है कि अपडेट टास्क यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं कर रहा है यहाँ पे हमारा। इसको हम एक बार एक्टिवेट करते हैं। एक हमारा टेबल यहाँ पे होता है, इसी 16 लाइन में चलते हैं। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे VV डेटा होता है, VV मोड होता है, VV हेडर होता है। यहाँ पे इसमें कोई डेटा है हमारा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, कहीं हो सकता है वो काम नहीं किया, ये काम कर जाएगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड है यहाँ पे बफर में हमारा ये लाएगा नहीं लाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा अपडेट हेडर होता है। कुछ भी अपडेट होने जाता है, यहाँ भी हमारा ये नहीं ला रहा है अपडेट हेडर में। अगर आप चेक करोगे, अगर आपको पता चलेगा वहाँ पे, यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक प्रोग्राम जो है हमारा अपडेट के लिए है। बट यहाँ पे ये आपका क्या करेगा, मतलब मेरा मेन बताने का यहाँ पे ये था कि जो भी आप यहाँ पे अपडेट टास्क चलाओगे, ये आपके डायलॉग यूजर पे कोई भी लोड नहीं डालेगा। ये अपडेट UPD देख रहे हो, UPD 2 देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेगा, UPD 3 क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पे अपडेट वाला जो आपका टाइप है, अपडेट पे लोड डालेगा। तो अपडेट क्या होता है कि आपका स्क्रीन या यूजर कोई भी स्टक नहीं होगा, या किसी भी यूजर का वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये अपडेट टास्क यहाँ आपको अपडेट वाले टाइप पे भेज देता है। मेन बताने का होता है। यहाँ पे अगर आप एक्टिव प्रोसेस देखोगे तो आपको बताएगा कितना प्रोसेस हमारा यहाँ पे एक्टिव है। बट यहाँ पे सारा का सारा हमारा DI डायलॉग का ही एक्टिव है, कोई भी हमारा यहाँ पे अभी अपडेट एक्टिव नहीं है। अगर आप इसको बड़े डेटा के साथ चलाओगे, इंसर्ट चलाओगे, तो आपको इसका इफेक्ट वहाँ पे दिख जाएगा कि अपडेट टास्क कैसे होता है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसी में हमारा एक होता है जो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा था कि इन अपडेट टास्क। अब इसी में आप यूज कर सकते हो सेट अपडेट टास्क लोकल, जो मैंने आपको बताया था। लोकल का मीनिंग बस वही होता है जो अभी मैंने आपको SM15 में बताया यहाँ पे कि अपडेट क्या करेगा। ये हमारा सपोज यहाँ पे जब अपडेट होने जाएगा तो ये हमारा जो है डायलॉग यूजर के ऊपर अपडेट ले जाएगा, क्योंकि ये सेम सेशन में मैंने आपको बताया था कि इसका अपडेट हमारा सेम सेशन में काम करता है। कहाँ गया हमारा, ये हमारा सेम सेशन में काम करेगा। यहाँ पे हमारा जो ये सेशन चल रहा है, सेम इसी सेशन से आपको अपडेट करेगा। वहाँ पे आपने अपडेट टास्क भी लगाया, फिर भी यहाँ पे टाइप अपडेट को नहीं देगा, वो यहाँ पे डायलॉग यूजर के साथ ही आपका अपडेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर आप जब लोकल लगाओगे तो लोकल में क्या होगा आपका, यहाँ पे जब भी आप टास्क लोकल है तो आपका डायलॉग यूजर, मतलब टाइप जो डायलॉग यूजर है उसी के साथ अपडेट करेगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है अपडेट वाला जो टाइप है उसको देगा। वो आपके डायलॉग, मतलब आपका जो स्क्रीन है, यूजर है, उसको स्टक नहीं करेगा। तो मेनली हम क्या करते हैं, इसका यूज ही करते हैं कि हम इस टास्क को बैकग्राउंड में दे दें। हम इसको फोरग्राउंड में नहीं रखें, क्योंकि फोरग्राउंड में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर लॉग्ड इन है तो वहाँ पे दिक्कत होने लग जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट अपडेट टास्क लोकल का यूज ऐसे हम करते नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप अगर लोकल करना चाहते हो तो इसका यूज आप कर सकते हो।
तो यह है हमारा लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाया है कि लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क का यूज प्रोग्राम में कैसे होता है। अब जो स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस होता है, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर जाओगे तो मल्टीपल टास्क लगा होता है, बट मैंने आपको एक पूरा का सिनेरियो समझाने के लिए एक बिजनेस केस बनाया था, तो आप इसको यूज करके एक बार खुद से चेक कर सकते हो।